हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, बैगन क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है? तो इसका ऑप्शन है बैगन की खेती, नील की खेती या सुगंधित फसल की खेती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। सुगंधित फसल की खेती को बैगन की क्रांति कहा गया है यानी पर्पल ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैगन की क्रांति शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। किसने बताया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। क्या बताया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में बैगन की क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। तो यह किसके माध्यम से बना रही है? तो यह CSIR IIM के अरोमा मिशन यानी CSIR IIM के एक अरोमा मिशन है जिसके तहत लेवेंडर की खेती की बढ़ावा देने के लिए बैगन की क्रांति की योजना बनाई गई है। किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए? लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो इस कौन सी क्रांति को योजना बनाई जा रही है? बैगन क्रांति की यानी बैगनी क्रांति की योजना बनाई जा रही है। तो यह योजना डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर बनाई जा रही है। किसके तर्ज पर बनाई जा रही है? डोडा और रियासी जिलों के। तो यह क्यों बनाई जा रही है? तो युवाओं की आय को स्रोत को बढ़ाने के लिए रामबन में लेवेंडर की खेती शुरू की जा सकती है। किस लिए? युवाओं के स्रोत को, आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए। और अभी तक डोडा और रियासी जिलों में 500 से अधिक युवाओं ने बैगनी क्रांति का लाभ उठा लिया है और अपनी आय में वृद्धि भी कर लिया है। तो बैगनी क्रांति जो है किसके तहत है? अरोमा मिशन के तहत है। तो यह मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त लेवेंडर के पौधे दिए जाएंगे। और यह क्रांति जो है आयातित सुगंधित तेलों के घरेलू किस्मों को और घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि की व्यवस्था को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। और इस फसल को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 निकाय बनाए गए हैं। पहला है भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू कश्मीर में और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान CSIR यानी 2 निकाय जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ओरोमा मिशन क्या है? तो यह ओरोमा मिशन जो है CSIR ने जो सुगंध उद्योग और ग्रामीण रोजगार के विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण और उत्पाद विकास क्षेत्रों को वंचित के हस्तक्षेप को उनके माध्यम से सुगंध क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए ओरोमा मिशन शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया है? सुगंध क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए। कैसे? तो विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप के माध्यम से यह अरोमा मिशन शुरू किया गया है। यह मिशन जो है आवश्यक तेलों जैसे इसेंशियल ऑयल के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, सुगंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, जापान, चीन या मुंबई। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। मुंबई में ये ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। मुंबई में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मुंबई कर रहा है 2023 का। और यह आयोजन इस आयोजन में 2030 के साथ शीतकालीन ओलंपिक मेजबानी देश के लिए चुनाव भी कर लिया जाएगा और 2028 के लिए लॉस एंजलिस में जो निर्धारित ओलंपिक खेल हैं
उनके खेल का कार्यक्रम भी तय कर लिया जाएगा। यानी 2023 के कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम रेडी कर लिए जाएंगे, जैसे कि 2030 के साथ शीतकालीन ओलंपिक मेजबान देश के लिए चुनाव कर लिया जाएगा और 2028 के लॉस एंजलिस में निर्धारित जो ओलंपिक होने वाला है उस खेलों के कार्यक्रम भी तय कर लिए जाएंगे। और यह आईओसी सत्र जो है अगले साल मई या जून के महीने में आयोजित किया जाएगा। और भारतवर्ष में यानी भारत में 1983 के बाद पहली बार आईओसी की बैठक की मेजबानी करने वाला है। कौन करने वाला? मुंबई। और इससे पहले ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्र युवाओं के बीच जुड़ाव लाने में मदद मिलेगा इस ओलंपिक के द्वारा। जैसे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि 2030 के युवा ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत आगे खड़ा हो सकता है। तो अभी हमने बात की थी आईओसी। आईओसी क्या है? तो आईओसी एक सदस्य की वार्षिक सभा है जिसको आईओसी सत्र के रूप से जाना जाता है, जिसमें 146 सदस्य होते हैं, 101 मतदान करने वाले और 45 मानद सदस्य होते हैं। तो यह क्या करते हैं? तो ये प्रमुख पहलुओं पर निर्णय और चर्चा, जैसे ओलंपिक चार्टर में किसी के बदलाव को मंजूरी देते हैं। आईओसी सदस्य का चुनाव और ओलंपिक मेजबानी शहर का चयन आईओसी सत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसान ड्रोन क्या है? यानी कि किसान ड्रोन क्या है? खिलौना है, योजना है, दवा छिड़काव के लिए कोई मशीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। दवा छिड़काव के लिए एक कोई मशीन है, तो किसान ड्रोन नाम दिया गया है। तो ये 18 फरवरी 2022 को किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने खेतों में कीटनाशक के छिड़काव की मदद करने के लिए भारत के विभिन्न शहरों में 100 से अधिक किसानों को ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई है। और यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि सुविधाओं की दशा में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन? कृषि ड्रोन योजना। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में कृषि और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा भी की थी। अभी हाल ही में जब बजट निकला था तो कृषि के लिए घोषणा की गई थी। और यह भाग के रूप में केंद्रीय वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे भारत में किसानों को डिजिटलीकरण और उच्च तकनीकी सेवाओं और रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती करने के लिए इनको बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और यह प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए घोषणा की गई कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, फसल मूल्यांकन और पोषक तत्वों और कीटनाशक के छिड़काव के लिए किसान को ड्रोन बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह ड्रोन शक्ति योजना क्या है? तो यह योजना जो है केंद्रीय बजट 2022 में बनाई गई थी। और इस बजट में आईटीआई में स्टार्टअप और कौशल के माध्यम से ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है। तो ये कहाँ बनने के लिए? आईटीआई के स्टार्टअप में। और इस योजना के तहत ड्रोन ए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कृषि, फोटोग्राफी, दूरसंचार, खनन आदि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, कानून और प्रवर्तन जैसे इन पे निगरानी की जा सकती, किससे? ड्रोन के उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, MH-604 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के किस देश से डिलीवरी की जा रही है? तो इसका ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या नेपाल। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की जा रही है। तो इसके की पॉइंट है रक्षा अधिकारियों के अनुसार 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला बैच जुलाई 2022 तक आने की संभावना की गई है। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किया था। और यही 2021 में अमेरिकी ने भारतीय नौसेना को 3 हेलीकॉप्टर भेजे थे। यह जो हेलीकॉप्टर है जहाज की तैनाती के लिए भारतीय नौसेना का पहला महत्वपूर्ण शामिल होने जा रहा है।
अब भारतीय नौसेना के अनुसार यह हेलीकॉप्टर जो है कई विशिष्ट उपकरणों और हथियारों से लैस भी होगा। और किसका जगह लेगा ये? तो यह किंग 42/42 हेलीकॉप्टर की जगह लेगा, जिसे 1990 के दशक में हटा दिया गया था सेवा से। और ये हेलीकॉप्टर जो है फ्रंट लाइन जहाज़ों और विमान पोतों से संचालित किए जाएंगे। कहाँ से किए जाएंगे? फ्रंट लाइन जहाज और विमान पोत से संचालित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर या भूटान। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप काम कर रहा है। किसके अनुरूप काम कर रहा है? डिजिटल मिशन के। कहाँ पे काम कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में। तो इसका क्या नाम है? जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल क्या है? तो ये आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले अलग सर्वर का होस्ट किया जा रहा है। यह जो सर्वर है चलने के बाद काफ़ी तेज से खुलने लगा है और इस तरह के पोर्टल का इस्तेमाल करने के अनुभव से सुधार किया जा सकता है। और लगभग अभी तक 70,000 लोग इस पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। इस पोर्टल का महत्व क्या है? तो ये जो पोर्टल है एक वन स्टॉप इंटरैक्टिव उपयोगकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रगति और स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। कौन? यह पोर्टल। अगला क्वेश्चन है आरसीएस की पहली उड़ान किन शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली खजुराहो, उत्तर प्रदेश आगरा, मुंबई और थाने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है दिल्ली और खजुराहो के बीच से आरसीएस की पहली उड़ान को शुरू किया गया है। वहाँ के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच हरी झंडी को दिखाया है। यह उड़ान की शुरुआत के साथ साथ आरसीएस योजना जो है तहत 405 मार्गों का संचालन भी किया गया है। आरसीएस उड़ान जो है 3.0 के तहत स्पाइस जेट को दिल्ली खजुराहो मार्ग का अवार्ड किया गया था। और स्पाइस जेट सप्ताह में 2 दिन शुक्र और रविवार को उड़ानें संचालित करेंगी। और स्पाइस जेट जो है सबसे बड़ा क्षेत्रीय वाहक और योजना का सबसे मजबूत समर्थक है। उड़ान योजना के तहत स्पाइस जेट कितने दिन भर में 65 उड़ानों को संचालित करता है और इस अब तक इसका कितना 14 गंतव्य हो चुका था और इसको शामिल होने के बाद यह स्पाइस जेट का 15वां संस्करण हो जाएगा। आयुष्मान हवाई अड्डे के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। खजुराहो हवाई अड्डे का स्थापना कब किया गया था? 1978 में। तो उड़ान जो है उड़ान योजना क्या है? तो उड़ान योजना का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का एक अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2016 में एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को मंजूरी दे दी है। 18 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय ने 2026 तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। और यह समानता जो है उत्कृष्टता जो है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फंड देने के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को फंड देने के लिए शुरू किया गया है। तो रूस का विस्तार क्या है? तो रूसा जो है नए चरण में सबसे अधिक वांछित क्षेत्रों और सामाजिक लाभ के लिए अवशेषित और कम सेवा वाले क्षेत्रों को
लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसको लॉन्च करने के लिए इस योजना को, अभियान को कितना रुपया प्रस्ताव किया गया था? 12,929.16 रुपये का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा क्या है? तो रूसा एक उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना है जो 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निकाली गई थी और इस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, मई या जनवरी। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। मार्च में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 20 मार्च से 29 मार्च तक किया जाएगा और यह आगरा में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक उत्सव है जो सर्दियों और वसंत के बीच में आयोजित किया जाता है। अब पहले ये 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाता था। कब किया जाता था? 18 फरवरी से 27 फरवरी तक। और इस महोत्सव की थीम क्या है? ताज महोत्सव की थीम है आज़ादी की अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। यह ताज महोत्सव कब शुरू किया गया था? 1992 में। ताज महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो यह शिल्पकारों के अनुभव कार्यों को प्रोत्साहित करके उनके विभिन्न कौशल को प्रदर्शित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस त्योहार के लिए कौन सा स्थान चुना गया है? तो इस त्योहार के लिए शिल्पग्राम में आयोजित किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प गांव है। यह ताजमहल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला है जिनका न कोई जाति न कोई धर्म है? इसका ऑप्शन है स्नेहा, रीता, मधु कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। स्नेहा उनका नाम है। तो एक की पॉइंट देखते हैं। पेशे से तो वो वकील हैं, बाई वर्क स्नेहा भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिनका अब न कोई जाति है न कोई धर्म है। स्नेहा ने खुद ये नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाया है और इसके लिए उन्होंने 9 साल का समय लग गया है। यह कब अप्लाई की थी? 2010 में नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट को आवेदन किया था। अब 5 फरवरी 2019 को बहुत ही मुश्किलों के बाद यह सर्टिफिकेट मिला। ओड टैक्सी कहाँ दौड़ेगी भारत की पहली पोर्ट कार? दिल्ली हरियाणा, मुंबई ठाणे, कानपुर आगरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली से हरियाणा। और यह सरकार की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी और एवं राज्य मंत्री जो हैं इस पोर्ट कार को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से नई दिल्ली कनॉट प्लेस तक चलाने की घोषणा की है और इस चरण में इसकी सीमा 12.13 किलोमीटर तय की गई है। यह जो है बैटरी से चलेगी और इसमें कम से कम 4 लोग बैठ सकते हैं और यह पोर्ट टैक्सी को आमतौर पर मेट्रो से ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है और संचालित किया जाएगा। पोर्ट टैक्सी के चलने से कोई प्रदूषण भी नहीं होगा क्योंकि यह बैटरी से चलित है और इसमें कोई दुर्घटना की संभावना भी नहीं है। और पोर्ट टैक्सी का प्रोजेक्ट किसको मिला था? तो ये पोर्ट टैक्सी का ग्लोबल टेंडर एक फाइनल ईडा कंपनी का नाम है। इसको और इस कम और इसको विकसित करने के लिए कंपनी का चयन किया गया और अंत में सरकार ने यह प्रोजेक्ट किसको दे दिया है? ईडा कंपनी को दे दिया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए
और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।